बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल गुर्बतों से आगे किस्त नंबर 33। दूसरा दिन बहुत खूबसूरत और रोशन था। यूनी में नए तलबा की क्लासेस जारी थीं। वो यूनी तलबा की काउंसल्स मुंतखब हुई थी। स्टूडेंट्स की को दरपेश कोई भी मसला हो उसके हल के लिए और डायरेक्ट रब्ते के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था। स्टूडेंट्स उसके लिए तारीफ़ी कलमात कह रहे थे। उसकी खूबसूरती का चर्चा था। अभी उसने व्हाट्सएप पर वॉइस पैगाम छोड़ा था। उससे पहले कि मैं सबको रिप्लाई दूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। आज के बाद कोई मेरी खूबसूरती या मेरी पर्सनल लाइफ के मतलब कोई कमेंट नहीं करेगा। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और काफ़ी सारी मालूमात भी। आप मुझे प्राइवेट मैसेज भेज दिया करें। जब भी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लीजिए। मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगी। और जो जवान आज नया आया मेरे दोस्त का भाई है। मैं उसकी होम ट्यूटर भी रह चुकी हूँ। उसका नाम मधान शाह है। वो भी आपकी चैट ग्रुप में शामिल है। ओके, अब इजाज़त। जब भी ज़रूरत हो मुझे बुला सकते हैं। कुछ ही देर में पूरे ग्रुप में मधान शाह एक टॉपिक बन गया। कुछ मिनट्स बाद मधान का चिचड़ा मैसेज आन को मौसूल हुआ। भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? अब मेरा व्हाट्सएप लड़कियों के मैसेज से फटने लगा। वो मुस्कुरा दी। मैंने आपसे धोखा नहीं किया। ये आपका तारुफ था। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं भी काफ़ी मसरूफ़ हूँ। अगर आपको कोई काम नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। आन ने फ़ोन बंद कर दिया। लड़के, तुम्हारी हर वक्त एक आंख मुझ पर होती है, आन मधान से दिल में बोली। छुट्टी के बाद वो अपने घर ही वापस जाने के इरादे से बाहर निकली थी। अपनी रहायश तक पहुँची तो अलीदान शाह पहले से गाड़ी खड़ी किए उसके इंतज़ार में सीढ़ियों के पास खड़ा था। उसकी कार मामूल के मुताबिक उसी जगह पार्क थी जहां अक्सर होती थी। ऐसा लगता है इस जगह पर आपकी गाड़ी का कब्जा हो। इस जगह पर कभी दूसरी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। आन उसे देखकर शरारत से मुस्कुराई। कब्जा ही समझ लें। क्या आपने कभी देखा अगर ये जगह खाली भी हो तब भी कोई दूसरा अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। अलीदा ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। आन की आंखें ये सुनकर हैरत से फैल गईं। आपका मतलब आपने रकम अदा की है? बिल्कुल। अलीदा ने लब भींचकर सर असबात में हिलाया था। ये कब हुआ? आन ने चलते हुए पूछा। उसी दिन जब आप यहाँ शिफ्ट हुई थी। किसी ने मुझे कहा यहाँ से गाड़ी हटाओ, तब मैंने 1 लाख देकर ये जगह उसी वक्त 3 माह के लिए खरीद ली थी। अलीदा ने तफसील बताकर उसे हैरान कर दिया था। 3 माह के लिए क्यों? आन ने नसमझी से उसे देखा। क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ 3 माह रहना था। उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाता। आन ने उसकी बात पर आंखनी आंखें घुमाई थीं। दोनों सीढ़ियों से ऊपर पहुंच चुके थे और लिफ्ट का इंतज़ार करने लगे। तभी अलीदान ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में थाम कर उसे अपनी तरफ घुमाया। एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये ऐसा नहीं है कि आप भी मेरे से जुदा होने को तैयार नहीं? उसकी बात पर आन की सांस वहीं थम गई थी। कुछ पल तो वो कुछ कह ना पाए थे, लेकिन फिर संभल पड़ी। आपको कुछ ज़्यादा ही खुश फहमी नहीं होगी। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे ऐसा कह सके। ये सिर्फ आप ही कह सकती हैं। अलीदान ने बुरा मनाकर गरूर से कहा था। तो फिर मुझसे भी गैरों सा सलूक करें। आन ने उसके गरूर पर चिढ़कर कहा। उसकी बात पर वो दिलकशी से मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका। आप दिल को भली लगती है, इतनी कि मेरी रूह तक को काबू कर चुकी है। अब बिल्कुल बेबस हूँ। आन का दिल पहलू में धक धक करने लगा, इतना कि उसकी धड़कन अलीदान भी साफ महसूस कर सकता था। तभी दिलकशी से मुस्कुराकर उसके चेहरे के उतरते चढ़ते रंग देखकर दंग हुआ था। उस वक्त लिफ्ट खुली, वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। तभी अलीदान ने उसे एक हाथ से खींचकर लिफ्ट की दीवार से लगा दिया और उसके करीब होकर उसके बालों की खुशबू सूंघते जैसे मदहोश हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके वजूद में मेडिसन की सी खुशबू है, अफ्रोडिस की खुशबू, जो मुझे बहुत तरह लिबाती है, नाकारा कर देती है, मदहोश कर देती है। मैं खुद को रोकने के काबिल नहीं रहता। आप रूह खींच लेती हैं वो उसकी खुशबू से, जैसे अपने आप में नहीं रहा था। आंखें बंद किए बस उसे सांसों में उतारे जा रहा था। आन की सांसें थम गई थी। एक शर्मिली और हिया से पुर मुस्कान ने चेहरे पे फूल खिला दिए थे। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और एक आदमी उन दोनों को देखकर झुझक कर वहीं खड़ा रह गया। आन ने शर्मा कर उसे धकेला और लिफ्ट से भागते निकल गए। पीछे अलीदा ने गहरी सांस भरी और बालों को हाथ संवरता बाहर निकला और दोनों हाथ पैंट की जेब में डलकर आन के रूम की तरफ बढ़ा। उसे आन को अपने साथ ले जाना था। हालांकि ये मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था।
دونوں ولا ساتھ پہنچ چکے تھے، لیکن آن نے پہلے کمرے میں ہی رہنے کو ترجیح تھی اور علیدان نے بھی اسے فورس نہیں کیا۔ بہرحال اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے پاس تھی۔ اسے آن سے محبت تھی، اس کی روح سے محبت تھی، اس کے وجود سے نہیں تھی۔ وہ اپنی ضد سمیت اسے عزیز تھی۔ آن نے آتے ہی پہلے کچن میں کھانا بنانا چاہتا۔ اسے دیکھ کر شاہ ولا کے باورچی خانے میں جیسے خلل پڑ گئے۔ وہ واقعی میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ شرمندہ سی بٹلر نے اسے دیکھ کر ادب سے کہا، مالکن آپ تکلیف مت کریں، آپ جا کر بیٹھیے، میں کھانا ریڈی ہوتے ہی لگاتا ہوں۔ بہرحال ابھی کھانا بننے میں کافی دیر تھی، سو وہ مسکراتی باہر آ گئی اور جا کر لاؤنج میں صوفہ پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف علیدان شاہ جو اس کے پہلو میں گھریلو حلیے میں آرام دہ لباس پہنے اپنی ٹانگیں کراس کی صوفہ سے پوشر گیا آرام دہ اور پرسکون انداز میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ملازم دھلا ہوا فروٹ جس میں پائن ایپل، اسٹرابریز اور چیری تھی باؤل میں لے کر آیا۔ علیدان نے اسے باؤل لے کر آن کے ہاتھ میں دیا۔ پہلے کچھ فروٹ کھائیں۔ ملازم کے جانے کے بعد آن نے اسٹرابری اٹھائی اور آہستگی سے کھانے لگی۔ علیدان شاہ نے اس کی طرف جھکا، آن آپ کو کون سا پھل زیادہ پسند ہے؟ آن نے مزے سے بنا سوچے جواب دیتے، بنانا۔ علیدان دل کھول کر ہنسا۔ اس کے ہنسنے پر آن سخت شرمندگی سے محسوس کرنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ علیدان اس پر ہنسے گا۔ اس نے چڑھ کر باؤل پٹکا تھا جسے علیدان نے جلدی سے تھام لیا۔ آپ میں واقعی شرم نام کی چیز موجود نہیں۔ علیدان نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔ اچھا کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کان پکڑے، تب وہ اسے گھور کر واپس بیٹھ گئی۔ تبادلہ خیال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے چیری سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے سرخ ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، میں نے سوچا تھا کہ آپ ڈورین کڑوا پھل سب سے زیادہ کھانا پسند کرتی ہوں گی۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں۔ ایک گھوری دی گئی، لیکن علیدان مسکراتا نفی میں سر ہلاتا، فروٹ کھانے میں مگر نہ۔ آن نے اسے گھورا، پھر سرد سانس کھینچ کر دوبارہ سے اسٹرابری کھانے لگی۔ دونوں نے تقریباً سارا پھل کھا لیا تھا۔ اس وقت بٹلر نے ٹیبل لگنے کی اطلاع دی، مالکن میم کھانا تیار ہے۔ علیدان نے اسے ہاتھ سے تھام کر اٹھایا اور سانس لیتا ٹیبل تک لے آیا۔ آن تو ٹیبل پر سجی اتنی ساری ڈشز دیکھ کر دانگ ہوئی۔ خادمہ اور بٹلر نے کم وقت میں 10 سے زیادہ ڈشز تیار کر لی تھیں۔ آن نے بے اختیار حلق تر کر کے علیدان کو دیکھا تھا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر علیدان نے آنکھ ماری اور مسکرایا، بیٹھ جائیں اور کھانا کھائیں۔ اس کی حرکت پر آن شرمندگی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ تبھی بٹلر نے ڈشز سرو کرتے معذرت سے کہا، مالکن ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کو کیا پسند ہے۔ چھوٹے مالک نے کہا، آپ کو بھوک لگی ہے سو ہم جلدی میں بس اتنا ہی بنا سکے، آپ چیک کر لیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اسے ہٹا دیں۔ نہیں، آن شرمساری سے بول اٹھی، سوری آپ کو تکلیف ہوئی، اس سب کے لیے شکریہ۔ نو نیڈ تھینکس مالکن، ہمارا یہ فرض تھا۔ بٹلر ادب سے ہاتھ باندھ کر بولا، ٹھیک ہے سب پہلے باہر جاؤ۔ علیدان کو معلوم تھا کہ جب وہ کھانا کھا رہی تو اتنے سارے لوگوں کے گھیرے میں آنا پسند نہیں کرتے، لہٰذا اس نے سب کو پہلے باہر بھیج دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو آن نے کہا، آپ نے اتنی ساری ڈشز تیار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ ہم دونوں یہ سب ختم نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اگر اس کھانے کو بکریوں کے چارے سے کمپیئر کر دی تو یہ سب بھی ان کو پورا نہیں پڑے گا۔ شرارت سے اسے دیکھ کر اسے کھانے پر میٹھی سی چوٹ کی تھی۔ وہ خود کو بکری سے ملانے پر ناراض ہو گئے۔ علیدان شاہ وہ برہم ہوئی۔ علیدان اس کے ناراض کیوٹ سے فیس کو دیکھ کر دل کھول کر ہنسا۔ آل رائٹ، میں اب اور تنگ نہیں کرتا، چلیں بیٹھیں کھانا کھائیں۔ ساتھ ہی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ اس کی قہقہے کی آواز باہر کھڑے ملازم سن کر حیران ہونے کے ساتھ خوش بھی تھے کہ ان کا مالک اپنی زندگی میں پہلی بار ہنسا تھا۔ سب دل سے دعا کر کے دونوں کا ساتھ سلامت رہے۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ علیدان نے بھی 2 لقمے ہی لیے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ آفیشیل کال تھی جسے سننے کے لیے وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو آن اپنا کھانا کھا چکی تھی۔ علیدان نے اسے یوں دیکھا تو کہا، کیا آپ نے کھا لیا؟ آن نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہم ساتھ کھا رہے تھے، اب جب کہ آپ نے کھا لیا میں نے ابھی نہیں کھایا، میرا ساتھ دینے کے لیے کھائیں۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہے کھا سکتے ہیں، مجھے اپنے روم میں جانا چاہیے۔ وہ اٹھنے لگی، کچھ دیر ٹھہر جائیں پھر ساتھ چلتے ہیں۔ علیدان نے اسے نرمی سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آن اس کے ساتھ چلنے والی بات پر چونکی۔ مطلب؟ علیدان ہنس پڑا، آپ کیا سوچ رہی تھی؟ پریشان مت ہوں، میں آپ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ٹھہریں، ابھی دانیال آفس کے کام لے کر آئے گا، مجھے کام میں مدد کروائیں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آن نے منہ بنا لیا، صرف اسسٹ کرنا ہوگا۔
ऑल राइट देन। वो बैठ गई। अलीदान उसे देखकर मुस्कुराया। आन, आपको पता है मुझे आपकी कौन सी खूबी पसंद है? आन ने उसे ना समझे इस्तफमिया नज़रों से देखा। आपका किरदार जो किसी पत्थर की तरह मजबूत है और मुझे दिन ब दिन अपनी गिरफ्त में जगड़ता है। आन ने कोई जवाब नहीं दिया था और अलीदान को वो और ज़्यादा सख्त लगी थी। आधे घंटे बाद दानियाल फाइल्स के बंडल लिए हाजिर था। तीनों स्टडी रूम में चले गए और 4 बजे तक काम करते रहे। अलीदा ने काम समेटा और आन को देखा जो कुर्सी पर नींद में झूल रही थी। अलीदा ने फाइल्स उठाकर दानियाल को खुद आहिस्तगी से आन को अपने बाजू में संभाला। दानियाल ने स्टडी का दरवाज़ा खोल दिया। अलीदान उसे बाजू में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा और उसे नरमी से बिस्तर पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। वो अब सुकून से सो रही थी। अलीदान ने नरमी से उसकी पेशानी पर होंठ रखकर हटा दिया और तेज से दरवाज़ा बंद करता निकल गया। सुबह आन की आंख अलीदान के कमरे में खुली तो हैरान हुई वो कैसे पहुंची। वो एक झटके से कंबल हटाकर खड़ी हो गई। 7:15 हुए थे। वो यूनिट से लेट हो रही थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब अलीदान शावर ले रहा था। आन ने अपना बैग ढूंढा जो रूम में कहीं नहीं था। वही समझी स्टडी रूम में। जल्दी से भागती स्टडी रूम में गई, अपना बैग उठाया, वहीं पर फ्रेश होकर और यूनिट जाने के लिए निकल गई। अलीदान जैसे शावर लेकर बाहर आया उसे आन कहीं दिखाई नहीं दी। वो समझा नीचे हुई। तभी आराम से तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया। बटलर उसे देखकर अदब से सलाम मालिक किया। तुम्हारी छोटी मालकिन कहाँ है? मुझे नज़र नहीं आए। छोटे मालिक, छोटी मालकिन अभी अभी यूनिट के लिए निकली हैं। मैंने नाश्ता उनके साथ कर दिया है। अलीदान ने सर हिला दिया। ऑल राइट, मैं समझ गया। आप जाकर गेस्ट रूम से दानियाल को उठा लाएं। जो हुक्म छोटे मालिक। ये कहते साथ वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। पीछे अलीदान शाह आन का चेहरा तस्वर में लाकर मुस्कुराया। मिस आन, अभी आपको मिस्टर हारिस ने बुलाया कि जैसे ही आप आए तो ऑफिस पहुँचे। टीचर माया ने उससे बताया और ख़ुद क्लास लेने के लिए उठ खड़ी हुई। उसकी इतला पर आन दंग हुई। इस वक्त हान हारिस क्यों बुला रहा है? ओके माया, थैंक यू। आन ने एक गिलास पानी पिया और स्टाफ रूम से निकल प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा ना किया तो अंदर से हान हारिस की आवाज़ कम इन। मिस्टर हारिस, आपने बुलाया? हान हारिस ने नज़र उठाकर उसे सर से पैर तक देखा और सामने कुर्सी की तरफ हाथ से इशारा करके बैठने को कहा। टेक ए सीट। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों में से किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था कि एक दिन इस तरह आमने सामने होंगे। हान हारिस ने एक फॉर्म उसकी तरफ फेंका। ये तुम्हारा इस माह का एवल्यूशन फॉर्म है। मैंने इससे 2 नुकात कटवा दिए। क्यों किया आपने ऐसा? आन ने उसे ना समझ से देखा। मैंने सुना कि कल तुम्हारे एक स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो गई, तुम उसे हॉस्पिटल ले गई थी। यस, वो बेतकल्फ़ी से बोली। मैं नहीं समझती कि इसमें कोई गलती है, लेकिन वो स्टूडेंट गुजरी शब काफ़ी बेआराम रहा तो उसे सुबह को हॉस्पिटल क्यों ले गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारे नंबर क्यों काट गए? क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट के वालिदैन सुबह सुबह अपने काम पर जाते हुए डिस्टर्ब होकर इधर आए थे। ये बात ना सिर्फ उनके काम पर असर अंदाज हुई बल्कि यूनिट के मुतल्लिक भी वो गैर मुतमईन हुए कि हम उनके बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे। ये सब सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, सो तुमको सज़ा दी गई है। ऑल राइट, वो सर्द अंदाज में बोले। तुम वो करो जो कर सकती हो। तुमको इजाज़त है, ज़्यादा नंबर भी काट सकती हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकालने के अहल बहरहाल नहीं हो सकते। ये कहते ही उसने फॉर्म उसकी तरफ उसी के अंदाज में फेंक दिया और उठकर जाने लगी। जब हान हारिस की सर्द और तंज़िया आवाज़ ने उसके कदम दरवाजे पर रोक दिए, लेकिन वो मुड़ी नहीं थी। यकीन दिलाओ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम अलीदान शाह की औरत हो। जब तुम उसके साथ खुफिया ताल्लुक़ रखोगी, उसके साथ सोओगी, तो वो घायल तो होगा, फिर वो सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा जो तुम कहोगे। क्या ये सच नहीं कि ये जॉब तुमको उसके बेस पर मिली है? आन ने अपने दांत तकलीफ से काट लिए। आंखों में नमी भर गई, लेकिन वो जानती थी उसे रोना नहीं चाहिए, बिकॉज वो आदमी उसके आंसू के काबिल भी नहीं था। आन ने एक ठंडी सांस भरी और मुस्कुराकर पलटी। तुम सही कहते हो, जैसे कि आज रात भी मैं अलीदान की खिदमत करूँगी। आफ्टर ऑल वो उन लोगों से मुख्तलिफ है जो अपने मुँह से सिर्फ लफ्ज़ मोहब्बत अदा करते हैं। वो ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने अल्फाज का पास रखता है। तुम उसकी जूती की 10 के काबिल भी नहीं हो सकते। वो तंज़िया कहते उसे अच्छी खासी ठंडी मार लगा के गई थी। पीछे हान हारिस ने आपे से बाहर को सारे डॉक्यूमेंट्स टेबल से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और गुर्राया। इस वक्त 7:30 बजे थे। जब उसने अपना काम ख़त्म किया, आन ने वक्त देखा और सोचा कि अलीदान ने कहा था वो डिनर साथ करेंगे। उसने जल्दी से टेबल की दराज ला की और यूनी ऑफिस से बाहर निकली। जब बस टावर पहुंची तो पीछे से कार की हॉर्न सुनाई दी। आन ने अलीदान की गाड़ी देखी, जो हैरान रह गई कि वो उसे लेने आया। वो काफ़ी खुश हुई कि बस पर जाने की मुशक्क़त से बच गई है। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर
आगे बैठ गई। आप कैसे आए? मैं आपको पिक करने आया। उसे मुस्कुरा कर देखा जो काफ़ी खुश लग रही थी। तो फिर आपने मुझे क्यों कॉल नहीं की? आपने हल्की सी नाराज़गी से क्यूट सा मुंह बनाया। क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं कि फ़ोन की बजाय मैं खुद लेने आऊँ? आन ने लब भींचे, फिर दिल से मुस्कुराई और जल्दी से सीट बेल्ट बांधने लगी। अलीदा ने उसकी मुस्कुराहट और खिलखिला क्यूट चेहरा देखकर उसे चिढ़ाया। काफ़ी खुश लग रही है कि मैं आपको लेने आया। आन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर आंखें घुमाई। मैं क्यों खुश ना हूँ? मुझे अपने बस पर जानने की मुशक्क़त से बचा लिया। अलीदान की तो उसके मंतक सुनकर सारी खुशी माननी पड़ गई। झूठी, ये कहते ही मुंह बनाकर गाड़ी स्टार्ट कर दे। आज हम घर के बजाय बाहर खाने के लिए चल रहे हैं। अलीदान ने सनसनी फैलाई। कहाँ? आन ने मुतजस्सिस होकर पूछा। क्या आप मुझे सस्पेंस में नहीं रखते? आज मैं भी आपको सस्पेंस में रखूंगा, अलीदान ने कहकर तवज्जो सामने मरकूज कर दी। तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? आन उसकी तरफ मुड़ी। बोलें, मुझे सख्त भूख लगी और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। प्लीज़ कहीं करीब ही कोई जगह देखें। भूख लगी है। कि आपने लंच नहीं किया था? आन उसकी आंखों में फिक्र थी। फिर शरारत से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे देखकर आपकी भूख बढ़ती है? मजाक मत किया करें। आन ने सीने पर हाथ बांधकर मुंह बनाया। आपको क्या पता मैं सारा दिन कितना मसरूफ़ है कि मुझे खाने का वक्त भी नहीं मिला। बिकॉज एन एक्सीडेंट। अलीदा ने यह सुनकर सख्त हैरानगी से उसे देखा। कोई भी बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपके वजूद से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। अगर आप एक वक्त नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन भूख और ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी बात पर आन ने उसे खोलकर मुस्कुराहट से नवाजा। आज रात हो सकता है मैं ज़्यादा खाऊं, तो फिर मैं किसी को कहकर एक बकरी के खाने का एहतमाम करता हूँ। अलीदा ने उसे चिढ़ाया। आन ने दिल ही दिल में उसे 100 सलवातें सुनाई। आप होंगे बकरे, आपकी सारी फैमिली बकरी हूँ, भूल जाओ, बस भूल जाओ। आन मुंह बनाकर खुद से ही बुड़बुड़ाने लगी थी। अलीदा ने उसके मासूम और नाराज तासुरात को देखकर गाड़ी ड्राइव करते पूछा, क्या हुआ था आज? कुछ खास नहीं, मेरी एक स्टूडेंट की रात तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं सुबह उसके साथ हॉस्पिटल गई थी और जब वापस आया तो उसके वालिदैन भी आए बैठे। मैं तभी ज़्यादा मसरूफियत के बहस लंच नहीं कर सकी। उसकी बात पर अलीदा ने सांस खींची। उस पर आन ने उसे हैरत से देखा। फ़का कुशी, मैंने सही, आप किस बात पर सांस पार रहे हैं? मेरा दिल दुखा है। क्या मैं आह भी नहीं कर सकता? वो सीरियस लगता था। आन ने उसे लब भींच कर देखकर कहा, इस तरह के हालात में जहाँ आपका दिल दुखता है, मैं भूख महसूस करती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट स्पीड अप। अलीदा ने हंसकर सर खम किया और स्पीड तेज़ कर दी। वो उसे सीधा शाहविला लेकर आया था। फिर इस दिन के बाद अलीदा ने शाह ने खादमे से कहा, आन को लंच भेजा करें। एक माह पलक झपक में गुजर गया कि पता ही नहीं चला। वोकेशन से पहले आन ने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की। आन को छुट्टियों के दौरान अपनी हिफाजत के इशू पर हिदायत दी और इन स्टूडेंट्स के नाम रजिस्टर किए जो छुट्टियों पर नहीं जा रहे थे। उसने कुछ क्लासमेट्स का ग्रुप सेट किया। उन्हें कहा कि अगर छुट्टियों के दौरान कोई भी मसला हो उसे कॉल कर लें। जब वो क्लास रूम से निकली तो मदान उसे ढूंढता इधर आ रहा था। भाभी, आन ने उसे देखा। ओह मदान, क्या बात है, अभी गाड़ी मुझे पिक करनी है, आप मेरे साथ चलें। मदान ने उसके साथ चलते हुए क्या कहाँ आन रुकी। भाई के साथ खाना खाने। भाई ने कहा, आपको साथ लेता हूँ, नरम लहजे में बताया। आन ने नफ़ी में सारे लाया। मैं नहीं चल रही, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ने कहा, मैं बली ना हूँ लेकिन आप ज़रूर। जब ये दोनों बातें कर रहे थे किसी की हसद और गुस्से से भरी नजरें उन दोनों को घूर चलें, जल्दी करें, अलीदान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। मदान उसके साथ ऑफिस तक आया ताकि वो अपना बैग उठा सके। ऑफिस के एंट्रेंस पर हाँ नारस खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। मैंने सुना है कि मिस आन अपने मेल स्टूडेंट्स में बहुत मशहूर है। आज ये देखकर लग रहा कि ये सच है। मैं तुमको याद दिलाना चाहता कि तुम यहाँ उस्ताद हो। बेहतर होगा अपने गंदे किरदार की बदबू से मासूम स्टूडेंट्स के किरदार को तअफ़्फ़ुनज़दा करना बंद करो। ये सुनकर मदान सख्त बरहम हो। मदान ने उसे गुस्से से देखा और उसके और आन के बीच में खड़ा हो गया। हान को घूरता हुआ बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी टीचर से इस तरह बात करने की? हान हरस ने उसे सर्द अंदाज में घूरा। तुम्हारी इस मिस आन का सबका मंगेतर। तुमको याद न, तुम्हारी इस मिस आन कोई आम औरत नहीं। उसकी दोस्ती से दूर हो। मर्द उसका बैकग्राउंड जानने मगर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी बात पर मदान ने गुस्सा होकर हाथ उठा लिया। जब आन ने उसे रुका और कहा, मदान भूल जाओ, जाकर बाहर गाड़ी में वेट करो, मैं जल्दी आती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं आपको छोड़कर गया तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। मदान उसे छोड़कर जाने के हक में नहीं था। ये ऑफिस बिल्डिंग, कोई मुझसे बदमाशी नहीं कर सकता। जाओ शाबाश।
मधान हान को घूरता ये कहता बाहर निकले, स्टे अवे फ्रॉम मिस आन, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके जाने के बाद आन ने ऑफिस में जाना चाहा, जहाँ जब हान ने उसकी कलाई गिरफ्त में काबू कर ली। मुझे छोड़ो, मुझे दूसरे मर्द की बाहों में गिरने की जल्दी है। आन ने तनजिया कहा, तुम? हान अर्स का चेहरा गुस्सा से सुर्ख पड़ गया। आन सर्द अंदाज में हंसी, वाय क्या? इसलिए कि तुम अब भी आस लगाओ कि मैं बेशरम औरत वापस तुमको देखूंगी। ख्वाब देखने छोड़ो, तुम बिल्कुल मेरे काबिल नहीं हो। हान अर्स ने यह सुनकर उसकी कलाई छोड़ देती। वो उसे हकारत से देखकर आगे बढ़ गई। जब अपना बैग लेकर वापस आए तो वो अभी तक वहीं खड़ा था। आन जैसे ही उसके पास से होकर गुजरी, हान अर्स की सर्द आवाज़ ने उसके पाँव जकड़ ली। एक रात के कितने लोग? आन अपनी जगह पर सुन खड़ी रह गई। अभी ये जिल्लत भी सहनी थी। क्या कहा तुमने? अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? कितने में बेचोगी खुद को एक रात के लिए? नहीं, मैं 3 गुना बढ़ाकर कीमत दूंगा। बोलो। अभी उसके मुंह में अल्फाज थे जब आन का हाथ एक करारा थप्पड़ उसके गाल सुर्ख कर गया। उसके अल्फाज सुनकर गुस्सा, जिल्लत और शर्म से वो पूरी कांप गई कि बस नहीं चल रहा था। उसकी खाल उधेड़ कर रख दे। उसकी आंखें पानी से भर गईं। शेम ऑन यू हान, शेम ऑन रियली। आज तुम मेरी नज़र में कितने भी कुत्ते से भी गिर चुके हो। क्या सिर्फ एक तुम ही मेरे आगे मोज़ेज़ हो? तुम समझती हो तुम मेरी नज़र में पाक बाज हो? तुम सिर्फ एक हाई क्लास तुवैफ ज़ादी हो। वो चीखा, जिस पर आन ने बे इख्तियार को उसे ताबड़ तोड़ थप्पड़ मारे। ये पहली बात है कि वो बेकाबू होकर उस पर हाथ उठा चुकी थी। क्या मैं सच नहीं कह रहा? वो उसके हाथ पकड़कर बोला, कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो? वो 100 सो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो जैसे पागल हो रहा था कि अखलाकियात ही भूल चुका था। आन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना सर उठाकर आंसू को रोकने की कोशिश की। बिकॉज यू आर नॉट वर्थी। हाँ नारस, भले तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आ सकती।